गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अस्सलामु अलैकुम। हम मोहम्मद रहबर सर अल-फलाह शमीम आज़ाद जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स दरियापुर डिस्ट्रिक्ट अमरावती 11th क्लास की आज हम पहली पोएम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। चेरी ट्री सेक्शन 2 पेज नंबर 65। चेरी ट्री आप जानते हैं, चेरी एक छोटा फल होता है जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, डार्क रेड कलर का होता है। ये रस्किन बॉन्ड जो है ये बहुत ही फेमस पोएट हैं। कौसाली हिमाचल प्रदेश 1934 में वो पैदा हुए और ही हैज़ रिटन हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। आप पेज नंबर 66 पर देख सकते हैं उनका फ़ोटो। काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, एसेज लिखे, नावेल्स लिखे और 30 से ज़्यादा बुक्स उन्होंने बच्चों की लिखी हैं। एंड ही हैज़ रिटन मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। उनके पहले नावल का नाम है द रूम ऑफ द रूफ। इस तरह से हम जो पोएम देखने जा रहे हैं इसका नाम है चेरी ट्री। एक्चुअली ये पोएम जो है इज़ अबाउट पोएट्स एक्सटेसी ओवर ए ट्री विच ही प्लांटेड विच टुक 8 years टू ग्रो। शायर ने एक चेरी ट्री का बीज अपने सेहन के गार्डन में ऐसे ही डाल दिया था और उसको पता भी नहीं था कि वो बीज कब बड़ा हो गया, कब उसका पौधा बन गया और 8 साल लगे उसको बड़ा होने में। तो वो अपने ताज्जुब को बता रहा है, ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज वंडर, अपने ताज्जुब को बता रहा है कि एट द वेज ऑफ नेचर, कि कुदरत कैसे एक नज़रअंदाज की हुई चीज़ को भी बड़ा कर देती है। एंड हाउ द चेरी ब्लॉजम्स, और किस तरह से उस पर वो दरख्त बड़ा हुआ, फिर उस पर चेरी लगी। एंड फ्रेगाइल एंड क्विक टू फॉल, और इतनी नाजुक नाजुक चेरी लगी, इतनी खूबसूरत चेरी उस पर लग गई। सॉरी। द ट्री गिव्स हिम इमेंस जॉय, और वो दरख्त ने बाद में उनको बहुत खुशी दिया। एंड ही कैन सी द स्टार्स एंड द ब्लू स्काई थ्रू डेपल्ड ग्रीन ट्रीज, और बाद में उन्होंने जो है बहुत ही खुशी महसूस की उस दरख्त को देखकर। तो यहाँ पे चेरी ट्री इज़ ऑल्सो ए पोएम ऑफ स्ट्रगल। यहाँ पे बताया गया स्ट्रगल कैसे होती है, जिद्दोजहद कैसी होती है। वो जो फेंका हुआ बीज था उसने कैसे बाकी के अपने आजू बाजू के जंगली नबातात से स्ट्रगल करके एडवर्स कंडीशंस जिसे हम कहते हैं, है ना, यानी मुखालिफ हालात में कैसे जीना, वो हमको इस नज़्म में बताया गया है। ये नज़्म हमको इंस्पायर करती है कि हम फाइट करें अपने एडवर्स कंडीशंस में। अल्लामा इकबाल ने कहा था, तंदुहे बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ए उकाब ए परिंदे तू मुखालिफ चलने वाली हवा से मत घबरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अक्सर मुखालिफ हालात से हम घबरा जाते हैं, है ना। तो चेरी ट्री में ये बताया गया है कि वो चेरी ट्री ने बहुत ही फाइट किया। एंड ही फाइट्स अगेंस्ट मीन्स वेरी एडवर्स कंडीशंस, एंड it inspires one to fight against even those who deliberately try to destroy one effort to achieve one's dream। अगर हमको हमारा सपना पाना है, जो ख्वाब हमने ज़िंदगी में रखा है, उसके लिए हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। थ्रू लॉन्ग इन द एंड विल बियर फ्रूट एंड ब्रिंग जॉय, और आखिर में जाकर उसके फल हमको मिलेंगे। कहते हैं ना, मुश्किल हालात में कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। यहाँ पे इसी बात को शायर बताया है। तो कुदरत के मनाजिर वाली पोएम है ये, जिसको हम नेचर पोएम कहते हैं। ये कुदरत के करिश्मों को बयान कर रही हैं, है ना। और नैरेटिव पोएम है ये। कौन सी पोएम है? नैरेटिव, हाँ, एक बयानिया पोएम है जिसमें मुखालिफ हालात का सामना करके ज़िंदा रहना, हिम्मत से जीना सीखना, और हमें हमारे मुखालिफ माहौल में हम किस तरह अपने ख्वाबों को मेहनत करके संवार सकते हैं, ये नज़्म हमको बता रही है। सब्र और मुसलसल मेहनत की तरफ ये नज़्म हमको तरगीब दे रही है। चलिए हम इसके आइस ब्रेकर देखते हैं। ओके, आप बच्चों पेज नंबर 865 देखिए।
यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से ट्रीज़ आर रेवर्ड, दरख्तों की हम रेवर्ड, हम बहुत ही हिफाजत करते हैं, दरख्तों की अहमियत है ना। हाँ, रेवर्ड का मतलब रिस्पेक्ट है ना, दरख्तों की हम इज़्ज़त करते हैं। क्यों इज़्ज़त करते हैं? पहला दिया है उसका रीज़न, बिकॉज ट्री गिव अस जॉय, दरख्त हमें क्या देते हैं? जॉय देते हैं खुशी देते हैं। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन देते हैं। दे गिव अस शेल्टर, वो हमें पनाह देते हैं अल्लाह के फजल से। वुड फॉर बर्निंग, जलाने की लकड़ी देते हैं। वुड फॉर फर्नीचर, फर्नीचर बनाने की लकड़ी देते हैं। ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्लावर, फ्रूट्स देते हैं, हर्ब्स देते हैं, अद्वियात देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, मेडिसिन, है ना। दे प्रोवाइड अस शेड, साया देते हैं, है ना। दे एब्जॉर्ब टॉक्सिक, जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड मेक द एयर क्लीन। यस, ट्रीज ऑल्सो हेल्प अस बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन लेवल, है ना। दे हेल्प अस इन रेन, यस, दे ऑल्सो हेल्प अस इन रेन। दे हेल्प अस रेन इन क्लाउड फॉर्मेशन, वो बादल बनाने में मदद करते हैं, बारिश का सबब बनते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ एडवांटेजेस हैं आर देयर, हज़ारों फ़ायदे हैं दरख्तों के, इसलिए हम ट्रीज़ को क्या करते हैं? रेवर्ड करते हैं। ओके, क्लियर हो गया आपको ये बात? नेक्स्ट चलिए, उसमें यहाँ पर है कॉलम ए और कॉलम बी, दिख रहा है आपको सामने बच्चों? यहाँ पे कॉलम ए शोज़ योर इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोइंग अ ट्री। कॉलम ए में बताया गया है कि आपका इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोइंग अ ट्री एज वेल एज द स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ ए ट्री, कि आप कोई दरख्त लगाते हैं, वो दरख्त की ज़िंदगी के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मरहले होते हैं, स्टेज होते हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज। और कॉलम बी क्या शो कर रहा है? द फीलिंग्स यू एक्सपीरियंस एट ऑल द स्टेजेस, और उन स्टेजेस में आपकी क्या फीलिंग होती है। जैसे आपने एक दरख्त लगाया, फॉर एग्जांपल कॉलम ए में देखिए आप, यू प्लांटेड ए सैपलिंग, ओके, दिख रहा है वहाँ पे यू प्लांटेड ए सैपलिंग। हाँ, आपने कोई छोटा दरख्त लगाया। तो आपने कोई दरख्त लगाया तो जाहिर सी बात है कि आप जो है यहाँ ई पर आप जाइए, ये देखिए क्या दिख रहा है? यू वॉन्टेड टू मेक ए हम्बल बिगिनिंग, है ना। छोटा सा दरख्त लगाया तो इसका मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? एक छोटी शुरुआत करना चाह रहे हैं। ओके, क्या करना चाह रहे हैं आप? एक छोटी शुरुआत करना चाह रहे हैं। उसके बाद सेकेंड है यू वाटर्ड द प्लांट, आपने उस दरख्त को पानी दिया। इसका मतलब आपने क्या किया? जी पर देखिए यहाँ पे पानी दिया, इसका मतलब यू केयर्ड फॉर इट। ओके, ये दिख रहा है आपको, यू केयर्ड फॉर इट, आपने पानी दिया, इसका मतलब आपने उस दरख्त की देखभाल की। तीसरा, यू सॉ द शूट, आपने देखा कि उसमें शूट निकली, कोपल, फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, तो इसका मतलब बी में देखिए आप, द न्यू एक्सपीरियंस, आपको नया तजुर्बा हुआ, ब्रॉट एक्साइटमेंट, जिसको देखकर आप बहुत खुश हुए। चौथा देखिए, यू फेंस्ड द प्लांट, उसके बाद आपने प्लांट की फेंसिंग की, फेंसिंग यानी उसको लकड़ियाँ लगा दी, अहाता कर दिया उसको, है ना। तो इसका मतलब आपने क्या किया? एफ में देखिए, योर मोटिव, आपका मकसद फेंसिंग का क्या था? वॉज टू प्रोटेक्ट इट, कि दरख्त को आपने प्रोटेक्ट किया, है ना। प्रोटेक्ट करना यानी उसकी हिफाजत की जानवरों से, ओके, कोई उसको उखाड़ ना ले वगैरह। पांचवा, द प्लांट ग्रेजुअली यानी स्लोली, धीरे धीरे, सॉ लश ग्रीन, उस पर हरे हरे पत्ते आए, लीव्स ग्रो ऑन इट, आपने देखा कि उस पर हरे हरे पत्ते आए। इसका मतलब क्या हुआ? डी पर देखिए, दो दो कलर आपने देखा, खुश हुए आप, है ना, सिंबलाइजिंग लाइफ। तो उसके हरे पत्ते क्या बताते हैं? उसकी अलामत ज़िंदगी की। गिव यू ए फीलिंग ऑफ होप, जिससे आप में एक उम्मीद की फीलिंग आ गई, है ना, कि नहीं, अपना दरख्त जो है वो, अपना पौधा जो है बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद छठा देखिए, द ट्री हैड बर्ड्स टू, फिर धीरे धीरे उस पर बर्ड्स आई, बर्ड्स यानी कलियाँ, है ना। हाँ, कलियाँ आई तो आपने देखो, आप ए पर जाओ, इट गिव यू ए फीलिंग ऑफ जॉय, कलियाँ देखकर आपको क्या आई? फीलिंग ऑफ जॉय यानी एक खुशी का एहसास हुआ। टू सी द प्रॉमिसिंग फ्यूचर, प्रॉमिसिंग फ्यूचर कहते हैं कि उसका जो दरख्त का जो मुस्तकबिल है वो बहुत अच्छा है, रोशन है।
अब उस पर क्या आएगी, कलियाँ आएंगी, फिर फूल आएंगे। और लास्ट में दिया हुआ है 7वां, बर्ड्स मेड ए नेस्ट ऑन द ट्री। फिर बड़ा हुआ वो पौधा, दरख्त बना, उस पर बर्ड्स ने, परिंदों ने नेस्ट यानी घोंसला बनाया, विच वॉज फुली ग्रोन एंड लैडन विथ फ्लावर्स। बड़ा हो गया और उस काफ़ी फल फूल उस पर लग गए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी, यू वेयर हैप्पी, आप बहुत खुश हुए अपने दरख्त को, मेहनत को देख कर, एंड सेटिस्फाइड, मुतमईन हुए, बिकॉज यू एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि आपको तजर्बा क्या आया, वॉट यू हैड ऑफन हर्ड, जो आपने अक्सर सुना था, डेट स्मॉल बिगिनिंग्स कैन लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स, कि छोटी छोटी अच्छी शुरुआत जो है वो बड़ी बड़ी कामयाबियों पर जाकर ख़त्म होती है ना। यानी अच्छी शुरुआत और छोटी शुरुआत जो है बड़ी कामयाबियाँ हमको देती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि ए कॉलम में स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ ए ट्री बयान किए गए हैं, और कॉलम बी में आवर एक्सपीरियंसेस एट ऑल द स्टेजेस, और उन तमाम स्टेजेस में हमारे एक्सपीरियंसेस बयान किए गए हैं। ओके, देन कम टू द पोएम। ओके, चलिए अब पोएम पर आ जाते हैं हम, और पोएम हम आपको रीड करके बताते हैं। चलिए, रस्किन बॉन्ड की लाइफ के बारे में हम आपको बता चुके हैं, है ना, कि रस्किन बॉन्ड जो है वो बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट हैं। यहाँ पे उन्होंने एक नेचुरल पोएम लिखी है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। चेरी ट्री। पोएट कह रहा है, 8 years हैव पास्ट, 8 साल बीत गए, गुजर गए, पास्ट गुजर जाना, सिंस आई प्लेस्ड माई चेरी सीड इन द ग्रास, जब से मैंने चेरी का बीज घास वाली ज़मीन में बोया, घर के आंगन में, है ना। हाँ, ग्रास यानी घास, शायर ने से फेंक दिया था, बीज बो दिया था। मस्ट हैव ए ट्री ऑफ माई ओन आई सेड, ये सोचकर बोया था कि एक रोज़ मेरा अपना पौधा ज़रूर उगेगा, हाँ, ऐसा सोचा था। ये लाइन जो है इन्वर्शन की है ना। इन्वर्शन यानी जुमलों का बेतरतीब जब शायर इस्तेमाल करता है। एक्चुअल करेक्ट वर्ड ऑर्डर क्या होगा, है ना, आई सेड आई मस्ट हैव ए ट्री ऑफ माई ओन, ये करेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जब शायर इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर करता है तो इसको इन्वर्शन कहते हैं। चलिए, ये सोचकर बोया कि एक दिन मेरा अपना पौधा होगा, एंड वाटर्ड इट, और उसको पानी भी दिया, है ना, कभी कभार पानी उसको देता था। वंस एंड वेंट टू बेड, वेंट टू बेड का मतलब यहाँ पे सोने चला जाता था, एक पानी देता था, सोने चला जाता था, मतलब अपने काम में लग जाता था और भूल जाता था कि मैंने कोई बीज पेरा है। ओके, एंड फॉरगॉट, है ना, फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन वर्ब है ना, और भूल जाता था। बट चेरीज हैव ए वे ऑफ ग्रोइंग, लेकिन उस पर चेरी उगने लगी, ग्रो है नहीं, उगने लगी, दरख्त बढ़ गया, उस पर चेरी लगने लगी। दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग, हालांकि किसी ने उस दरख्त की इतनी केयर नहीं की, इतनी फ़िक्र नहीं की, उसको आला नहीं बनाया, उसको खाद नहीं डाला, लेकिन फिर भी उस पर चेरी आने लगी। एंड सडनली, अचानक, दैट समर, उस मौसम गर्मा में, नियर द एंड ऑफ द मे, और अचानक उस वक्त गर्मी के मौसम में, मई महीने के आखिर में क्या दिखता है शायर, आई फाउंड, मैंने देखा, मैंने पाया, ए ट्री, एक दरख्त, हैड कम टू स्टे, एक दरख्त कम टू स्टे यानी बड़ा हो गया है, हाँ, बड़ा हो गया, रहने के लिए आ गया है मेरे आंगन में। इट वॉज वेरी स्मॉल, जब वो बहुत छोटा था, हाँ, देखा उसने कि एक छोटा सा पौधा निकला है, और उसकी उम्र कितनी है उस पौधे की, 5 months चाइल्ड, हाँ, देखा कि छोटा सा है और 5 महीने के बच्चे की तरह। लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड, हाँ, और बड़े बड़े घास में वो नज़र भी नहीं आ रहा था, लॉस्ट यानी नज़र नहीं आ रहा था, गोया जंगली पौधों में वो खुद को जो है छोटा महसूस कर रहा था। इट वॉज वेरी स्मॉल, 5 months चाइल्ड, लॉस्ट,
खो गया था इन द टॉल ग्रास, ऊंचे ऊंचे घास में, रनिंग वाइल्ड, और जो है बड़ा बड़ा घास उसके आजू बाजू था और उसका साइज़ छोटा था। उसके बाद पोएट कहता है कि गोट्स, बकरियां आई, एट, बकरियों ने खाया, द लीव्स, उस चेरी ट्री के पत्तों को। उसके बाद द ग्रास कटर स्किथ, फिर ग्रास कटर यानी घास काटने वाला आया, स्किथ, स्किथ कहते हैं दराती को, है ना। फिर उसने उसकी दराती से जो घास काट रहा था तो वो भी पौधा कट गया। श्रीवल्ड द सिलेंडर स्टीम, श्रीवल कहते हैं ड्राई यानी खुश्क हो जाना, सूख जाना, उसका सिलेंडर, स्टीम, स्टेम कहते हैं तने को, हाँ, उसका छोटा सा जो तना था दुबला पतला, वो क्या हो गया, वो कटने की वजह से एक वक्त ऐसा आया कि सूख गया। इवन सो, तो शायर ने समझा कि अभी दरख्त पूरा का पूरा मर गया है ना, मुरझा गया है। लेकिन फिर अचानक करिश्माती तौर पर क्या दिखता है, वो नेक्स्ट स्प्रिंग, जब अगली मौसम में बाहर आई, स्प्रिंग यानी मौसम में बाहर, आई वॉच्ड, मैंने देखा, 3 न्यू शूट्स ग्रो, उस पर 3 नई शूट्स, शूट यानी कोपल, हरी हरी, ग्रो यानी उगी। हाँ, फिर उसने देखा अगले मौसम में बाहर में, शायर कहता है कि मैंने देखा उस पर 3 नई कोपलें निकल आई। द यंग ट्री स्ट्रगल, वो छोटा नौजवान दरख्त बड़ी स्ट्रगल, बड़े संघर्ष, बड़े जद्दोजहद के बाद अपवर्ड थ्रस्ट, ऊपर की जानिब बढ़ा। इट्स आर्म्स, और उसकी बाहें, उसकी टहनियाँ, इन ए फ्रेश फायर्स लस्ट, उसकी टहनियाँ बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश कर रही थी। क्या ख्वाहिश कर रही थी? फायर से नहीं, तेज़ी से। इस चीज़ की ख्वाहिश कर रही थी कि उनको क्या मिले, फॉर लाइट, उनको लाइट मिले, रोशनी मिले, एयर मिले, और हवा मिले, एंड सन, और सूरज की रोशनी मिले। जब वो ऊपर ऊपर बढ़ रहा था तो उसकी टहनियाँ ख्वाहिश कर रही थी कि उसको लाइट, एयर और सन तीनों मिले। यहाँ पे आप इस लाइन में देख रहे हैं एंड और एंड, 2 बार एंड आया है ना। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में बच्चों? इसको फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन, है ना। जब पोएट एक वर्ड 2 लाइन में बयान करता है तो उसको रिपीटेशन कहते हैं। आई कुड ओनली वेट एज वन, आई कुड ओनली वेट एज वन, शायर कहता है कि मैं सिर्फ इंतज़ार ही कर सकता था, राह देख सकता था कि ये कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा। हु वॉच्ड वॉन्डरिंग वाइल्ड टाइम एंड द रेन, फिर मैंने देखा गुज़रते वक्त के साथ और बारिश ने चेरी ट्री को करिश्माती तौर पर बड़ा कर दिया, हरा भरा कर दिया, है ना। वॉच, मैंने देखा, वॉन्डरिंग, वाइल्ड टाइम एंड द रेन, टाइम यानी वक्त और रेन यानी बरसात में, मेड ए मिरेकल, तो करिश्मा हो गया, फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन, और देखा मैंने कि वो दरख्त हरा भरा हो गया। देखिए यहाँ पे हु वॉच्ड वॉन्डरिंग वाइल्ड, इसमें कंटिन्यू आप देख रहे हैं इनिशियल जो वर्ड है वो डब्ल्यू है, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, है ना। इसको कहते हैं एलिट्रेशन, ALLITERATION। और मेड अ मिरेकल, इसमें भी M रिपीट हुआ है ना। और ग्रीन ग्रोइंग, ये भी रिपीट हुआ है, GG। तो ये सब एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स है। तो शायर ने देखा कि गुज़रते वक्त के साथ और बारिश ने चेरी ट्री को बड़े करिश्माती तौर पर हरा भरा घना कर दिया। उसके बाद आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, शायर जो है अगले साल कहाँ चला गया कुछ काम से, स्पेंट ए सीज़न इन कश्मीर, और उसने वो बरसात का मौसम कहाँ गुजारा, कश्मीर में गुजारा। कम बैक, वापस आया शायर, तो जब वापस आया तो थिनर हो गया था, वो दुबला पतला हो गया था काम की वजह से, रादर पुअर, और उसके पास के पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। हाँ, बट रिचर, लेकिन जब उसने आकर देखा तो अपने आप को बहुत ही उसको अच्छा महसूस हुआ। बाय चेरी ट्री एट माई डोर, जो आकर देखा तो सेहन में दरवाजे के पास बड़ा हो गया चेरी ट्री, उस पर चेरी लग गए। तो जितना पुअर वो पहले फील कर रहा था, अब चेरी ट्री को देखकर उतना रिचर फील करने लगा। रिच और पुअर अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, अमीर और गरीब, इसलिए ये एंटीथेसिस, सिनत तज़ाद कहलाती है, जिसमें शायर 2 अपोजिट वर्ड्स बयान करता है।
है ना, कंट्रास्ट जिसको हम कहेंगे। बट रिचर बाय चेरी ट्री एट माई डोर। जो पोएट कश्मीर जाकर थिनर और पुअर हो गया था, दुबला पतला हो गया था, पैसों के हिसाब से गरीब हो गया था, अब वो अपने डोर स्टेप पर, अपने दरवाजे पर, अपने सहन में चेरी ट्री को देखकर कैसा फील कर रहा था? रिचर, यानी गोया मेरे पास इतनी बड़ी दौलत खुदा ने दी है, इतना अच्छा चेरी ट्री दिया है, मैं तो बहुत रिच हूँ। उसके बाद वो कह रहा है 6 फीट हाई माई ओन डार्क चेरी। 6 फीट ऊंचा हो गया था चेरी ट्री, हाँ, गहरे सुर्ख कलर की चेरी उस पर लगी हुई थी, डार्क डार्क। हाँ, आप इंटरनेट पर देखना चेरी ट्री का फ़ोटो, बहुत अच्छा आपको लगेगा। 6 फीट हाई, उसकी 6 फीट हाइट हुई। माई ओन डार्क चेरी, हाँ, मेरा खुद का दरख्त जो लगाया हुआ था। एंड आई कुड स्केर्सली बिलीव, स्केर्सली यानी बमुश्किल, बिलीव यानी यकीन करना, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इट ट्री कि ये इतना बड़ा हो गया है दरख्त। राइपन एंड जेवेल्ड इन द सन, उसकी चेरी राइपन हो गई है, यानी पक गई है, और सूरज की रोशनी में वो किसी जेवल, किसी जेवर, किसी नगीने की तरह चमक रही है। हैंग फ्रॉम अ ब्रांच वन, जस्ट वन, हैंग फ्रॉम अ, और वो हैंग यानी लटक रही थी, फ्रॉम ए ब्रांच, ब्रांच यानी टहनी पर, वो चेरी जो है टहनी पर लटक रही थी। जस्ट वन यानी उसकी दरख्त की टहनी पर जो है चेरीज़ जो है बड़ी शाहाना तौर पर लटक रही थी। हैंगिंग यानी लटकना, हैंग, एच एंगी हैंग, हैंग यानी लटकना, और उसका पास्ट टेंस है हंग, HUNG, हंग, है ना, जैसे हैंगर होता है ना, हम कपड़े लटकाते हैं उस पर। एंड नेक्स्ट ईयर, और बाद में अगले साल शायर ने क्या देखा? देयर वेयर ब्लॉजम्स स्मॉल पिंक फ्रेगाइल क्विक टू फॉल, और अगले साल उस चेरी ट्री के छोटे छोटे फूल खिले। ब्लॉजम यानी खिलना, शगुफ्ता होना। तो कौन से फूल आए, कौन कौन से कलर के? इसको कलर इमेजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शायर जब अपनी शायरी में कलर्स यूज़ करता है तो उसको कलर इमेजरी कहते हैं। तो कौन कौन से कलर के फूल आए? पिंक आए, गुलाबी आए, फ्रेगाइल नाजुक आए, क्विक टू फॉल, और वो जल्दी जल्दी गिर जा रहे थे। कैसे गिर जा रहे थे? एट द नियरेस्ट, थोड़ी सी ब्रेथ, हरकत, द स्लीपिएस्ट ब्रीज, ब्रीज यानी हवा। हाँ, इतनी चेरी पक गई थी और नगीने की तरह चमक रही थी और शाहाना अंदाज से लटक रही थी, और अगले साल उस चेरी ट्री पर चेरी के छोटे छोटे फूल खिले, गुलाबी, फ्रेगाइल, नाजुक, जल्दी से झड़ जाने वाले। थोड़ी सी हवा का एक झोंका अगर आता तो स्लीपेस्ट ब्रीज, तो वो गिर जा रहे थे नीचे। अब आखिरी यहाँ पे हमने देखा पोएम 3 पार्ट में बटी हुई है। पहले पार्ट बिगिनिंग है, सेकेंड पार्ट हमने देखा जब उस पर चेरी लगी है, और थर्ड पार्ट में शायर इतना खुश हो रहा है। आई ले ऑन द ग्रास एट ईज, और शायर बड़े आराम से घास पर लेटा है, और लुकिंग अप, आसमान की तरफ देख रहा है, थ्रू काय के दरमियान से, लीव्स, पत्तों के, एट द ब्लू, और मुझे उसके चेरी ट्री के पत्तों में से नीला आसमान नज़र आ रहा है। ब्लू ब्लाइंड स्काई, यहाँ पे नीले आसमान को ब्लाइंड कहा गया है। आसमान चूँकि ब्लाइंड नहीं होता, लेकिन यहाँ फिर भी यहाँ पे आसमान की क्वालिटी ब्लाइंड कही, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जब शायर नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बताता है, यानी बेजान चीज़ को जानदार बताता है, तो बच्चों इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एट द फिंचेस एज दे फ्लू, फिंच कहते हैं एक स्मॉल बर्ड होता है जिसको सोन चिड़िया कहते हैं। हाँ, तो देखा मैंने, पोएट कहता है कि छोटी छोटी चिड़िया भी आई, फ्लू यानी वो उड़ी वहाँ पर आकर, वो उसको नज़ारा अच्छा लगा। एंड फ्लीटेड थ्रू द डेपल्ड ग्रीन, और डेपल्ड ग्रीन कहते हैं डार्क और लाइट पैचेस, हल्के गहरे पट्टे, सोन चिड़िया जो थे वो वहाँ पर आकर बहुत अच्छे से उड़ी, उसका कलर। वाइल बीज, फिर शहद की मक्खियाँ आई, बी इन एक्सटेसी, एक्सटेसी यानी खुशी से। अब शहद की मक्खियाँ खुश थोड़ी होती हैं, है ना, तो यहाँ पे ब्लाइंड स्काई भी पर्सोनिफिकेशन है, और बीज को कौन सी क्वालिटी दी गई है? एक्सटेसी की। हाँ, शहद की मक्खियों को खुश होने की क्वालिटी दी गई है। ड्रैंक, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन हुआ। ड्रैंक यानी उन्होंने चूसा, क्या चूसा? नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम एंड द सन सैंक, और शहद की मक्खियों ने फूलों के अंदर का जो मीठा रस होता है, नेक्टर, उसको चूमा, उसको चूसा। एंड ईच ब्लूम एंड द सन सैंक,
और सूरज भी बड़ा खुश हुआ, है ना। तो यहाँ पे 3 पर्सोनिफिकेशन है, एक तो ब्लू ब्लाइंड स्काई, दूसरा बी इन एक्सटेसी और तीसरा सन सैंक, यानी आसमान का जो है ब्लाइंड नज़र आना, और बीज शहद की मक्खियों का एक्सटेसी खुशी में नज़र आना, और सन सैंक और सूरज का खुश होना, है ना। सब ये नज़ारा देखकर खुश हो रहे हैं। स्विफ्टली तेज़ी से, एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, तेज़ी से शाम का वक्त हो गया, और कुछ कीड़े और झींगर गाना भी गा रहे थे। मॉन एंड मून मॉथ्स, एलिट्रेशन है MM। मून मॉथ कहते हैं परवाने, है ना। मून मॉथ आपने नेट पर देखना, मून मॉथ एक चांद कीड़ा या परवाना कहलाता है। मून मॉथ एंड सिंगिंग क्रिकेटर्स, क्रिकेटर कहते हैं, क्रिकेट्स कहते हैं झींगर्स को, है ना। हाँ, झींगर होते हैं छोटे छोटे, कुछ कीड़े कुछ झींगर सिंगिंग कर रहे थे, गाना गा रहे थे, है ना। सिंगिंग क्रिकेटर भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। एंड आई, और मैं, यस आई, और शायर कहता है मैं प्रेज, बहुत खुश हो रहा था। नाइट, उस रात को देखकर, वो मंज़र को देखकर, स्टार्स दरख्त तारों को देखकर, ट्री मेरे दरख्त को देखकर मैं बहुत खुश हो रहा था। क्यों खुश हो रहा था? डेट स्मॉल, जो छोटा सा, द चेरी ट्री ग्रोन बाय मी, वो छोटा चेरी का दरख्त जो मैंने मेरे घर के सहन में उगाया था, आज वो बड़ा हो गया था। उस पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चेरी लगी हुई थी, और माहौल बहुत ही खुशगवार हो गया था। और कुदरत के करिश्मे के तौर पर 8 साल बाद वो दरख्त में बहार आई थी, और ऐसी बहार आई थी कि सारे चरिंद परिंद जो है उसको आकर लिपट रहे थे। तो बच्चों, हमने देखा ये बहुत ही खूबसूरत पोएम रस्किन बॉन्ड की किस तरह से उन्होंने हमको बताई है। बच्चों, आगे हम इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग देख लेते हैं। चलिए, फाइंड प्रूफ फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग, प्रूफ बताइए बोलता है ना। इसके लिए क्या बताइए, प्रूफ बताइए, यानी सबूत बताइए। जैसे यहाँ पे है द पोएट हैज़ मैंशन डिफरेंट सीजन्स, है ना। शायर ने इस नज़्म में मुख्तलिफ सीजन्स यानी मौसम बताए। कौन कौन से मौसम बताए? पहला समर, देन मानसून बरसात, और फिर एक स्प्रिंग यानी मौसम है बहार। ओके, 3 मौसम आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इसके नोट्स बनाइए आप याद से, ताकि आपके पास नोट्स भी रहें। सुन रहे हो? तो हाँ बच्चों, सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम देख रहे हैं द पोएट्स माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस ऑफ बी द पोएट्स माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द स्टेडी ग्रोथ ऑफ द चेरी ट्री। शायर का जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस थे, यानी बहुत ही बारीक उनके मुशाहिदात थे कि स्टेडी ग्रोथ ऑफ द चेरी ट्री, कि वो चेरी ट्री जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें द पोएट डिस्क्राइब्स द यंग प्लांट एज ए वेरी स्मॉल, कि यंग प्लांट बहुत छोटा है, 5 months चाइल्ड उसको उसने कहा है ना। बाद में नेक्स्ट स्प्रिंग में द पोएट ऑब्जर्व डेट द प्लांट नाउ हैड 3 न्यू शूट्स। इसने नेक्स्ट स्प्रिंग में कहा है कि द प्लांट्स हैड 3 न्यू शूट्स। ये उसका प्रूफ है उसके बढ़ने का। थर्ड है द कलर इमेजरी इन द पोएम में कलर इमेजरी है। कलर इमेजरी का मतलब है कि कौन कौन से कलर इस पोएम में बताए गए हैं। एक ग्रीन बताया गया है, उसके बाद जेवलरी कलर बताया गया है, एक जगह रेड कलर बताया गया है, और एक जगह फूलों का कलर पिंक बताया गया है। ओके, तो ये जो कलर्स होते हैं इसको कलर इमेजरी कहते हैं। उसके बाद है द स्ट्रगल ऑफ द चेरी ट्री फॉर सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल कहते हैं ज़िंदा रहने के लिए, स्ट्रगल कहते हैं जद्दोजहद को। चेरी ट्री की ज़िंदा रहने के लिए की गई जद्दोजहद। अब कितने बार उसको काटा पीटा गया देखो। पहले गोट्स एट द लीव्स, पहले बकरियों ने उसके पत्ते खा लिए, ये एक स्ट्रगल हुआ। देन ग्रास कटर केम, उसके बाद ग्रास कटर आया, घास काटने वाला। देन उसकी स्किथ, उसकी जो दराती थी, स्प्लिट इट, उससे झाड़ वो टूट गया अपार्ट। और तीसरा मानसून, है ना, जो बरसात हुई, हैज़ कट इट्स लीव्स,
उसकी वजह से उसके पत्ते टूट गए। तो मैन एंड एनिमल एंड मॉनसून, ये तीनों ने मिलकर जो है उसको तबाह करना चाहा, बट द स्ट्रगल ऑफ द चेरी ट्री फॉर सर्वाइवल कंटिन्यूड। ये तीन बातें बताती हैं। चलिए सेकंड बार आ जाइए। सेकंड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये वाले चल रहे हैं हमारे, सॉरी ये वाला सेक्शन हमारा चल रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत पहचानिए। पहला सेंटेंस क्या है, और बाद में एविडेंस भी देना है फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर रिमार्क कि ये करेक्ट क्यों है और रॉन्ग क्यों है। जैसे द चेरी ट्री डिड नॉट टेक लॉन्ग टू ग्रो, यानी चेरी ट्री जो है उसने बढ़ने में वक्त नहीं लगाया, है ना। तो वक्त लगाना उसको तो 8 ईयर्स का, तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये फॉल्स हो गया, है ना। हाँ फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं कि चेरी ट्री ने 8 ईयर्स लगाए, फॉल्स हो गया। उसके बाद बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स वेयर बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्री, बर्ड्स और इंसेक्ट कीड़े मकोड़े उससे बेनिफिट यानी फ़ायदा हासिल करते थे ट्री से, ट्रू है, करेक्ट है। थर्ड है द पोएट वॉज एग्जाल्टेड, शायर खुश हुआ एट द साइट ऑफ द चेरी ट्री, साइट है ना उसके मंजर को देखकर, ट्रू है, सही है, खुश होता था। नेक्स्ट है द पोएम हैज़ एन अंडरलाइंग मैसेज, कि पोएम में एक मैसेज है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यस पोएम में मैसेज है दरख्तों की अहमियत का, ट्रू है ये भी। द लास्ट है द पोएट रिपेंट यानी पछतावा होना, प्लांटिंग द चेरी ट्री, उसको चेरी ट्री लगाने के बाद पछतावा हुआ, पछतावा नहीं हुआ था बल्कि वो तो खुश था, फॉल्स। तो हम देख रहे हैं कि ये पांचों सेंटेंस हमने ट्रू फॉल्स के सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट है डिस्कस इन ग्रुप्स रीजंस कॉन्सिक्वेंसेज या इफेक्ट्स, इसके असबाब बयान करना है। पहला है द लाइफ ऑफ द चेरी ट्री वॉज थ्रेटन्ड, है ना, यानी उसकी ज़िंदगी जो है ख़तरे में पड़ गई थी, थ्रेटन यानी डेंजर, कैसी ख़तरे में पड़ गई थी अभी हमने पढ़े हैं। द गोट एट इट लीव्स, बकरी ने उसके पत्ते खा ली थी। देन द ग्रास कटर कट इट्स स्टेम बाय स्किथ, दराती से उसके ग्रास कटर ने उसके स्टेम को काट दिया था। एंड द लास्ट द मॉनसून फॉल इट्स लीव्स, और बारिश ने उसके पत्तों को गिरा दिया था। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस है यानी रीजंस है। देन द चेरी ब्लॉजम्ड, यानी वो जो उस पर चेरी के फल आए, तो इसका रीज़न क्या था, जाहिर सी बात है द चेरी ट्री हैड ग्रोन एंड रीच्ड अ स्टेज, वो इस स्टेज तक पहुंच गया था व्हेन इट्स बोर फ्लावर्स, जब उस पर फूल आए थे। दिस शोड, ये बात बताती है इट वॉज ए हेल्दी एंड फुली ग्रोन चेरी ट्री, जब उस पर फूल आए इसका मतलब वो पूरी तरह से फल देने के लिए तैयार है। तो ये रीज़न है कि चेरी ट्री ब्लॉसम हुआ है यानी शगुफ्ता हुआ है, खिला है। नेक्स्ट है ए स्मॉल थॉट पुट इन एक्शन, ए स्मॉल थॉट पुट इन टू एक्शन लेड टू ए ग्रेट अचीवमेंट। हाँ, कि एक छोटा सा ख्याल अगर हम उसको अमल की नीयत से आगे बढ़ाएं तो जाहिर सी बात है उससे हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द एंड ऑफ द पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, कि कुछ लास्ट में कुछ पोएम्स की ऐसी लाइन है जिसमें शायर ये ख्याल को आगे बढ़ाता है कि हम छोटी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो बड़ी कामयाबी बनकर आती है। तो वो लाइन्स कौन सी है, इन द एंड द पोएट सेज, आखिरी लाइन में शायर क्या कहता है, यस आई प्रेज्ड नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री, ये वाली लाइन्स है ना, ये वाली लाइन्स है, देखो ये वाली। तो इसमें शायर क्या कह रहा है, यस आई प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी। हाँ, ये नहीं, पोएट बहुत थ्रिल्ड है इसमें ये देखकर कि उसके जो मेहनत है वो काम में आई है और उसने एक छोटे से थॉट को एक्शन मिला है और लास्ट में अचीवमेंट मिला है। देन A3 पे आ जाइए। द चेरी ट्री हैज़ इंस्पायर्ड द पोएट टू कंपोज the poem, such poems describing nature as a aspect of nature and called nature
poems. Find out some expressions from the poem that bring out the elements of beauty of nature. हाँ, तो यहाँ पे इस नज़्म को नेचर पोएम बताया गया है ना। तो अब नेचर पोएम, एलिमेंट्स ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर कौन कौन से इस पोएम में, जैसे 3 न्यू शूट्स है ना, 3 नई कोपलें निकली, राइपन चेरी पकी, जेवेल्ड इन द सन वो सूरज की रोशनी में बहुत अच्छी तरह नज़र आ रही थी, ब्लू स्काई नीला आसमान है ना, फिंचेस फ्लू एंड फ्लीटेड, डेपल्ड ग्रीन, बीज इन द एक्सटेसी, अब शहद की मक्खियाँ खुश हैं, सिंगिंग क्रिकेट्स और झिंगर गा रहे हैं। तो ये सारे के सारे फ्रेजेस हमको क्या बता रहे हैं, ब्यूटी ऑफ द नेचर है ना, कलर, मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको बता रही हैं कि दिस इज़ ए नेचर पोएम। नेक्स्ट है A4, रीड द लाइन। कौन सी लाइन पढ़ना है हमको, ये वाली, पिंक फ्रेगाइल क्विक टू फॉल। अब यहाँ पे नोटिस द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन द लाइन। यहाँ पे हमको अरेंजमेंट पढ़ना है, जैसे पहले गुलाबी है फूल, फिर नाजुक है, फिर क्विक टू फॉल है। आइडियाज़ अरेंज इन ए असेंडिंग ऑर्डर। तो दे मूव फ्रॉम हेल्दी टू डेलिकेट है ना। पहले पिंक फ्लावर आया, बहुत खुश, बहुत हम देखते हैं पहले दिन का फूल कितना ताज़ा होता है, हवा से गिरता नहीं है। देन फ्रेगाइल, दूसरे तीसरे दिन वो थोड़ा सा फ्रेगाइल नाजुक होता है, और चौथे पाँचवें दिन वो हवा से गिर जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच इसको क्लाइमेक्स कहते हैं, वेयर सक्सेसिव वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कि पहले हेल्दी था, फिर थोड़ा नाजुक हुआ, फिर गया। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंस कहते हैं। हेयर द चेरी ब्लॉसम्स टर्न्स पिंक, पहले पिंक हुआ, फिर राइपन, फिर वो पका एंड इज़ रेडी टू बी पिक्ड, और बाद में वो गिर गया। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ इम्पोर्टेंस जो होता है वो क्लाइमेक्स कहलाता है। इसी तरह फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ द पोएम्स। एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स हमने आपको पढ़ते टाइम बताए हैं है ना। हाँ, एलिट्रेशन की एग्जाम्पल हमने आपको पढ़ते टाइम बताए हैं, जैसे हु वॉच वॉन्डरिंग वाइल्ड टाइम, उसमें W जो है वो रिपीट हुआ था, W। ओके। उसके बाद एंटीथेसिस, एंटीथेसिस सिनत तज़ाद हमने पढ़ा है आपको। एक जगह पुअर था, शायर जब कश्मीर से आया तो बहुत पुअर हो गया था है ना, लेकिन जब उसने चेरी ट्री को देखा तो उसको रिचर फील हुआ। तो 2 अपोजिट आइडियाज़ पुअर एंड रिच आर पुट टुगेदर। यस, हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटीथेसिस कहते हैं। इसी तरह पर्सोनिफिकेशन में हमने देखा कि पर्सोनिफिकेशन जो है वो किस तरह से शायर ने बयान किया है। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ आर गिवन टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, बेजान चीज़ों को जानदार कहा जाता है। जैसे वेरी स्मॉल 5 मंथ चाइल्ड है ना, यहाँ पे कहा गया दरख्त बहुत छोटा है, ऐसे है जैसे 5 महीने का बच्चा। अब दरख्त तो इंसान होता नहीं, बच्चा होता नहीं, लेकिन फिर भी उसको बताया गया है। इट वॉज वेरी स्मॉल 5 मंथ्स चाइल्ड लॉस्ट इन द टॉल ग्रास। अब टॉल जो है ये ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन वहाँ पे ग्रास को दी गई है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम पर्सोनिफिकेशन भी हमने देखा है। और कई पर्सोनिफिकेशन की यहाँ पे एग्जांपल्स है, आप उसको ढूंढिए। स्काई को ब्लाइंड कहा गया है, और बीज जो है उसको एक्सटेसी, यानी जो शहद की मक्खी हैं वो खुश हैं, वो उनकी खुशी को पर्सोनिफिकेशन बताई गई है। सिंगिंग क्रिकेटर्स झिंगर गाना गा रहे हैं, ये पर्सोनिफिकेशन है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, आप ढूंढकर निकालिए। A5 में चेरी ट्री इज ए नैरेटिव पोएम है ना। चेरी ट्री कैसी है, नैरेटिव पोएम है। तो फीचर्स, इट फीचर्स दैट इट मेक्स ए नैरेटिव पोएम आर गिवन बिलो, जस्टिफाई विद देम प्रॉपर एग्जांपल्स, और इसकी प्रॉपर एग्जांपल्स से आप इसको बताइए कहता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि द पोएम हैज़ ए बिगिनिंग, द मिडल एंड द एंड। हमने आपको बताया कि शुरुआत है, एक मिडिल, एक बीच का हिस्सा है, और एक एंड है। बिगिनिंग में क्या है, द पोएट प्लांटिंग द ट्री, ओके, और मिडल में क्या है, वो उसकी देखरेख कर रहा है ना। देन एंड में यह है कि वो बहुत खुश हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस आर मेंशन्ड इन द पोएम, कैरेक्टर्स आर रेफर्ड इन द पोएम, इंसिडेंट्स आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस, dialogue between the poet and the reader of characters in the poem, and it is a time bound poem. Okay,
तो इस तरह से हम देख सकते हैं। उसके बाद है कंपोज 8 to 10 लाइन्स नरेट एनी इंसिडेंट, जो है 8 से 10 लाइन हमको लिखना है और कोई इंसिडेंट इसमें आपके लाइफ का बयान करना है विदाउट यूजिंग ए राइमिंग पैटर्न। जैसे आप कोई भी पोएम इसमें लिख सकते हैं, 8 से 10 लाइन की पोएम आप लिखिए और उसमें विदाउट एनी राइमिंग पैटर्न के आप कोई चीज़ बयान कीजिए। जैसे यहाँ पे बयान किया गया है, एज आई वॉक डाउन द स्कूल लेन आई रिमेंबर्ड द कॉइन माई ग्रैंड फादर गिव मी टू बाय ए टॉफ़ी और ए टॉप फ्रॉम my favorite corner shop. The pocket of my shirt was torn and I sadly found out only after losing my treasure. But another day my friend who had won my cat's eye lost it back to me. I was thrilled to be the master of marble games. Again he begged me for the cat's eye and offered a coin in exchange. I didn't know if I wanted the cat's eye or a top more. So whatever you want, you can give your own फीलिंग्स इन योर पोएम विदाउट एनी राइमिंग पैटर्न। तो आप ये बनाना सीखिए। उसके बाद क्या है, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। यहाँ पे तनकीदी जायज़ा हमको लेना है, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम और कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द पोएम। तो एप्रिसिएशन में बच्चों अबाउट द पोएम क्या है, द टाइटल चेरी ट्री इंडिकेट्स दैट रीडर that the poem has something to do with nature. It is a nature poem. Ruskin Bond is a nature lover. Yes. And the poem follows the relationship of the narrator and the tree for 8 years. Then what is the theme of the poem? The poem is one that makes the reader feel that if the poet is describing how a child was growing up over the years. जैसे बच्चे की परवरिश कैसे हैं, he observed the tree growth. In the end he feels very happy. Okay. Then poetic style, language. कौन सी स्टाइल, कौन सी लैंग्वेज इसमें? Poem is interesting. There is a story flows. There is a rhyme scheme A A B B C C. Okay, ये rhyme scheme है उसकी. And alliteration is there. Okay, personification is there. Imagery, color imagery is there. Okay, so all these things makes a poem very interesting. Okay, then what is the special features, novelties, focusing elements? कौन कौन सी खुसूसियात है इस पोएम में? तो इस पोएम में ये खुसूसियत है कि इट मेक्स द रीडर अवेयर डेट ए स्मॉल एफर्ट, एक छोटी सी अगर कोशिश भी नेचुरल केयरफुली की जाए तो इट कैन ब्रिंग गुड रिजल्ट्स एंड गुड रिवार्ड्स एंड गुड अचीवमेंट्स. यस, इट इज़ ए हैप्पी पोएम. ये एक अच्छी पोएम है दैट किंडल्स होप, जो हमें होप की तरफ देती है. देन व्हाट इज़ द मैसेज एंड वैल्यूज़, मॉरल्स इन द पोएम? इस पोएम में क्या मैसेज है, क्या इक़दार हैं, क्या मॉरल है? यस, देयर इज़ ए मैसेज ऑफ होप. ओके, उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए. हाँ, एंड देयर इज़ ए मैसेज टू लव ट्रीज़ एंड टू प्लांट ट्रीज़, है ना? हाँ, ये दरख्त लगाना चाहिए एंड उसको प्लांट करना चाहिए. नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ये मैसेज है इसमें. ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ इन ह्यूमन लाइफ. देन यूर ओपिनियन अबाउट द पोएम, हमारी क्या ओपिनियन है? जाहिर सी बात है हमने इस पोएम को एंजॉय किया है. आई एन्जॉयड द पोएम, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम टू रीड. यस, हाँ. देन नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 70 पे. राइट ए समरी ऑफ द पोएम यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. ओके, नज़्म की क्या करना है हमको? समरी लिखना है. तो यहाँ पे समरी में पहला क्या है? टाइटल में लिखेंगे हम चेरी ट्री. उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अबाउट द पोएम, टाइप, नेचर. द पोएम इज़ ए नैरेटिव पोएम. इट डिस्क्राइब्स how the little plant came into existence with just a careless burying of a seed. Okay, then third है main body of the poem. Then central idea of the poem. Central idea of the poem is that 8 years back the poet threw a seed in his garden and forgot about it, but the little seed took root, sprout, and the sun and the goat and the grass cutter wants to crush the seed, but the poet was overjoyed to see that all these circumstances cannot destroy the seed.
देन लास्ट है कंक्लूजन, ओपिनियन अबाउट अपील. इट्स ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ ए पोएम that it tells a simple story in a very easy way. Okay, then write the poem Cherry Tree in the form of a story. इस नज्म को स्टोरी के फॉर्म में लिखना है. तो स्टोरी के फॉर्म में आप इसको लिख दो, है ना. 8 years ago the poet was strolling in his garden. So in there a cherry seed, carrying a cherry seed in his hand, he throws the seed very carelessly, but after some days he found that a cherry tree was grown. Yes, and then he take care of the tree, he watered it, and at last it blooms. and इस टाइप से पूरा आप लिखिए. then write in 100 words what the cherry tree in the poem symbolizes. कि चेरी ट्री किस बात को का सिंबल है, किस बात का सिंबल है. हाँ, इट इज़ ए सिंबल ऑफ होप. यस, इट इज़ ए सिंबल ऑफ डिटर्मिनेशन, इट इज़ ए सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस. यस, हाँ, तो ये तीनों चीज़ों की अलामत है वो, कि इंसान में उम्मीद होना चाहिए, हौसला होना चाहिए और हिम्मत होना चाहिए. ओके, लास्ट में है यू हैव स्टडीज द लेसन द कॉल ऑफ द सॉइल. अभी हमने पिछले परसों ही हमने एक वीडियो पोस्ट करे कॉल ऑफ द सॉइल का. तो फाइंड आउट द एलिमेंट ऑफ जॉय ऑफ नर्चरिंग फॉर द ऑथर एंड द पोइट. हाँ, तो कौन सा एलिमेंट ऑफ जॉय है इसमें, ये आपको देखना है. देन एक प्रोजेक्ट है, विजिट द लाइब्रेरी एंड कलेक्ट एटलीस्ट 5 पोएम्स ऑफ एनी नेचर पोइट. कोई भी नेचर पोइट की 5 पोएम आपको लाइब्रेरी में बुक्स में से पढ़ना है विद देयर समरी, और उसकी समरी भी पढ़ना है. जैसे बहुत सारे पोइट्स हैं इंग्लिश के, विलियम शेक्सपियर है, जॉन कीट्स है, सरोजिनी नायडू है, पैब्लो नेरुडा है, उसके बाद जो है विलियम वर्ड्सवर्थ है, और रस्किन बॉन्ड है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ है. ये सारे के सारे पोइट्स हैं. इनकी कोई भी पोएम आप निकालिए, लाइब्रेरी से बुक्स लीजिए और उनके जो है नेचर पोएट और उनकी पोएम का कलेक्शन अपने पास रखिए. तो बच्चों, इस तरह से हमने आज बहुत ही डिटेल में एक पोएम पढ़ी है, चेरी ट्री. और इस पोएम में हमने आपको जो है बताए हैं किस टाइप से पोएट जो है अपना रस्किन बॉन्ड चेरी ट्री को लगाता है, बट भूल जाता है, और लास्ट में वही चेरी ट्री उसको ब्लूम होकर बहुत खुशी देता है. तो उम्मीद है कि बच्चों ये पोएम आपको पसंद आई होगी. आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए. 11th को रेस्ट ईयर मत समझिए, बल्कि बेस्ट ईयर समझिए अपनी लाइफ का. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भी ऑटोमेटिक ये सारे वीडियोस मिलते रहें, 12th के भी, 10th के भी और 11th के भी. तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक. ओके, अल्लाह हाफिज़.